Hello everyone, welcome to history class. Hope all of you are fine, right? So let's continue with the theme 3, an empire across 3 continents, right? Part 6. And today's topics, economic expansion and controlling workers, right? सो लेट्स स्टार्ट विथ इकोनॉमिक एक्सपेंशन. ठीक है, किस तरह से वहाँ इकोनॉमी का एक्सपेंशन था, विस्तार था, राइट. सो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी एंशिएंट रोमन एम्पायर की, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. द एम्पायर हैड अ सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. तो एक जो रोमन एम्पायर था, ठीक है ना, यहाँ पे क्या था, बहुत ही सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था. ठीक है, बहुत ज़्यादा था. ऑफ हार्बर हो गया, माइंस हो गया, क्वारीज, ब्रिक यार्ड्स एंड ऑलिव ऑयल, ठीक है ना, फैक्ट्रीज. तो इन सब का जो था बहुत ज़्यादा इनका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, राइट. सो हम यहाँ पे देख रहे हैं वीट, राइट, गुड्स होती थी, जैसे कंसिस्टेड ऑफ वीट हो गया, वाइन, ऑलिव ऑयल, ठीक है. तो दे वर ट्रेडेड एंड कंज्यूम्ड इन ह्यूज क्वांटिटी, राइट. इनका ट्रेड होता था, इनका व्यापार होता था और इनको बहुत बड़ी मात्रा में कंज्यूम किया जाता था. एंड दे कम मेनली फ्रॉम स्पेन. कहाँ से आता था? स्पेन से, राइट. सो एंड ऑल्सो द गैलिक प्रोविंसेस, ठीक है, गैलिक प्रोविंसेस से आता था, नॉर्थ अफ्रीका से आता था, इजिप्ट से आता था और बहुत कम मात्रा में बोल सकते हैं इटली से आता था, राइट. सो वेयर कंडीशन वर, कैसी कंडीशन थी? बेस्ट सूटेड फॉर दीज क्रॉप्स, ठीक है ना. जहाँ इन क्रॉप्स की कंडीशन जो अच्छी होती थी, ठीक है ना, वहाँ से ट्रेड जो है वो किया जाता था, राइट. So liquid like wine, olive oil, they also were transported in container called amphor, right. तो लिक्विड जो होते थे, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, तो इसको ना एक वहाँ कंटेनर होता था जिसको बोलते थे एम्फर, राइट. इसको तुम एम्फोरा भी बोल सकते हो, राइट. सो इट्स जस्ट लाइक अ टॉल रोमन जार होता था, ठीक है ना, बहुत बड़ा जग बोल सकते हो आप, जिसमें क्या होते थे, 2 हैंडल्स होते थे विद अ नैरो नेक, राइट. तो एम्फर बोलते हैं इसको. और द फ्रेगमेंट्स एंड श्रेड्स ऑफ a very large number of these survive, right. फ्रेगमेंट्स जो इसके टुकड़े हैं ये अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, राइट. सो मॉन्टे टेस्टेक्यो, राइट, इन रोम इज सेड टू कंटेन द रेमनेंट्स ऑफ ओवर 50 million vessels, and it has been possible for archaeologists to reconstruct the precise shape of these containers, right. So tell us what they carried, क्या वो कैरी करते होंगे, ठीक है, वो जो कंटेनर है, एम्फर है, वो क्या कैरी करते. सो एग्जैक्टली वेयर दे वर मेड बाय एग्जामिनिंग द क्ले कंटेंट एंड मैचिंग द फाइंड्स विद क्ले पिट्स थ्रू आउट द मेडिटेरेनियन, राइट. सो दिस यू कैन सी, इट इज़ द पिक, राइट, शिपरेक ऑफ द साउथ कोस्ट ऑफ फ्रांस. तो फ्रांस में, ठीक है, जो शिप होती है ना, जहाज, वो ब्रेकिंग अप हुआ या कैसे भी सिंक हो गया, कैसे भी तबाही, शिप रेक ऑफ, राइट. तो साउथ कोस्ट ऑफ फ्रांस में 1st century BCE का है ये. एंड द एम्फर आर इटालियन. जो एम्फर है, ठीक है ना, ये आप देख रहे हो, अभी आपको मैंने बताया था, दीज आर द टॉल. पहले तो इनकी हाइट देखिए, टॉल है, राइट, लंबे लंबे होते थे. एंड रोमन की ओर से होता था, जार होता था ये, राइट, जग होता था. एंड आई ऑल्सो टोल्ड अबाउट यू 2 हैंडल्स, दीज आर द 2 हैंडल्स, राइट. एंड नैरो नेक, दिस यू कैन सी इजिली, दिस इज़ द नैरो नेक, ठीक है. तो इसको एम्फर बोलते हैं, क्लियर. तो यहाँ पे देखिए, शिपरेक ऑफ द साउथ कोस्ट ऑफ फ्रांस, 1st century BCE. एंड द एम्फर द आर इटालियन बेयरिंग स्टैम्प, ठीक है, इन पे इटालियन की स्टैम्प लगी हुई है ऑफ अ प्रोड्यूसर, ठीक है ना, स्टैम्प ऑफ अ प्रोड्यूसर, ठीक है ना, नियर द लेक ऑफ, कौन सी लेक के पास है ये? फोंडी लेक के पास है, राइट. सो और
Spanish olive oil, to take just one example, was a vast commercial enterprise that reached its peak in the year 140 to 160. ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा व्यापार होता था. ठीक है, पीक तक पहुंच गया था. कौन से साल की बात कर रहे हैं? 140 टू 160. राइट, क्या ट्रेड होता था? स्पेनिश ऑलिव ऑयल. राइट, देन you can see the Spanish olive oil of this period was mainly carried in a container called ड्रेसल. ठीक है, जिस कंटेनर में इसको रखा जाता था वो क्या कहलाता था? ड्रेसल 20. और ड्रेसल जो है ये कुछ और नहीं, जिन्होंने इसको खोजा था आर्कियोलॉजिस्ट. ठीक है ना, जिन्होंने इसकी फॉर्म खोजी थी, ही वॉज हेनरिक. राइट, हेनरिक ड्रेसल. सो हेनरिक ड्रेसल ने लिया था, तो उनके नाम के पीछे ड्रेसल 20 जो है इसका कंटेनर का नाम रखा गया. राइट, तो इफ फाइंड्स ऑफ ड्रेसल 20 आर वाइडली स्कैटर्ड अक्रॉस साइट इन द मेडिटेरेनियन, दिस सजेस्ट द स्पेनिश ऑलिव ऑयल सर्कुलेटेड वेरी वाइडली इंडीड. ठीक है ना, वास्तव में इसका बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन होता था. राइट, सो बाय यूजिंग, अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, बाय यूजिंग सच एविडेंसेस, अगर हमने ये एम्फर देखे, ठीक है, डिफरेंट काइंड के, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखा, मैप, ठीक है ना, तो आर्कियोलॉजिस्ट आर एबल टू शो दैट स्पेनिश प्रोड्यूसर सक्सीडेड इन कैप्चरिंग मार्केट. ठीक है, स्पेनिश प्रोड्यूसर जो थे ये क्या थे? सक्सीड हुए कैप्चरिंग मार्केट, मार्केट को कैप्चर करने में. और किससे कैप्चर किया इन्होंने? फ्रॉम इटालियन काउंटर पार्ट. ठीक है ना, इनके जो थे इटालियन काउंटर पार्ट होते थे, इटालियन विरोधी होते थे, तो इनसे इन्होंने मार्केट जो थी वो कैप्चर कर ली थी. राइट, एंड दिस वुड ओनली हैव हैपेंड इफ स्पेनिश प्रोड्यूसर सप्लाइड अ बेटर क्वालिटी. अगर स्पेनिश ऑलिव ऑयल बेटर क्वालिटी का आएगा, ठीक है, एट लोअर प्राइसेस. ठीक है ना, कम दाम पे अच्छी चीज़. ठीक है ना, तभी तो मार्केट कैप्चर होगी. तो कम दाम पे अच्छी चीज़. तो इसी तरह से स्पेनिश प्रोड्यूसर्स जो थे वो क्या करते थे? क्वालिटी. ठीक है ना, वो क्वालिटी का ध्यान रखते थे. क्वालिटी जो थी वो अच्छी होनी चाहिए. तो क्वालिटी अच्छी होती थी इनके तेल की, और साथ में सस्ता देते थे. किससे देते थे? चीप प्राइस होते थे. राइट, द बिगर लैंड ऑनर फ्रॉम डिफरेंट रीजन competed with each other for control of the main market. ठीक है, for goods they produced. तो success of the Spanish olive oil growers was then repeated by North African producer. ठीक है, अब देखिए, नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर ऑलिव एस्टेट in this part of the empire dominated production through most of the 3rd and 4th century. 3rd और 4th सेंचुरी में जिसका ऑलिव जो हम देख रहे हैं प्रोडक्शन पे जो डोमिनेट कर रहे थे वो कौन थे? नॉर्थ अफ्रीकन. ठीक है, 3 और 4th सेंचुरी में नॉर्थ अफ्रीकन का डोमिनेशन हो गया. राइट, लेटर आफ्टर 425. ठीक है, तो अब 425 में, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीकन डोमिनेंस वाज ब्रोकन बाय ईस्ट. नॉर्थ अफ्रीकन जो थे ये डोमिनेट कर रहे थे, 3री 4थी सदी इनकी थी. अब 425 में, ठीक है, ईस्ट जो थे, ईस्ट की तरफ से जो थे, उन्होंने क्या किया? अफ्रीकन, नॉर्थ अफ्रीकन डोमिनेंस को ख़त्म कर दिया. राइट, और इन द लेटर 5th and 6th सेंचुरी, लेटर अगर हम बात करते हैं इससे बाद 5th और 6th सेंचुरी, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन साउथ एशियन माइनर टर्की, सीरिया, पैलेस्टीन बिकेम द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ. ठीक है, ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे आपको. ठीक है, सीरिया, पैलेस्टीन, जिसको हम हिंदी में फ़िलिस्तीन भी बोलते हैं. ठीक है ना, पैलेस्टीन. तो एंड यू कैन से टर्की. राइट, टर्की. तो इनका एक्सपोर्ट जो था वाइन और ऑलिव ऑयल में होता था. राइट, ये एक्सपोर्ट करते थे वाइन एंड ऑलिव ऑयल में. राइट, इनका एक्सपोर्ट था. तो 5th to 6th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक्सपोर्टर जिनके अच्छा था वो था टर्की, सीरिया एंड पैलेस्टीन. दे बिकेम द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वाइन, ऑलिव ऑयल.
and container from Africa show a dramatically reduced प्रेजेंस ऑन मेडिटेरेनियन मार्केट। अब जो नॉर्थ अफ्रीका हम देख रहे थे 4th-5th सेंचुरी में, तो वो जो था आप देख रहे हो ड्रामेटिकली अचानक उसके कंटेनर्स की कमी आ गई, राइट। सो बिहाइंड दिस ब्रॉड मूवमेंट्स द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिविजुअल रीजन्स रोज एंड फेल डिपेंडिंग ऑन हाउ इफेक्टिवली दे कुड ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन, कितने अच्छे से वो प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकते थे, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर गुड्स, राइट, एंड ऑन द क्वालिटी ऑफ दोज गुड्स। तो यहीं पे आपकी जो चीज़ों की प्रोडक्शन मार्केट जो थी इस वेव से चलती थी, ठीक है ना, कितने इफेक्टिवली वो चला सकते हैं। द एम्पायर, यू कैन से रोमन एम्पायर, इट इंक्लूडेड मैनी रीजन, ठीक है ना, इसके पास बहुत सारे रीजन्स होते थे, राइट, दैट हैड अ रेपुटेशन फॉर एक्सेप्शनल फर्टिलिटी, ठीक है, एक्सेप्शनल फर्टिलिटी हम देख रहे हैं, जस्ट लाइक कैम्पेनिया फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कैम्पेनिया इन इटली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिसिली, राइट, फयूम कहाँ है ये, इजिप्ट में, राइट, इजिप्ट में है, गैलीली, राइट, बाइजेकियम, ट्यूनिशिया, राइट, सदर्न गाल एंड बाइटिका, क्लियर। सो वो ये क्या थे, हैड बेस्ट कंडीशनड क्रॉप्स, ठीक है। तो ये जो हमने अभी, दे वर ऑल अमंग द मोस्ट डेंसली सेटल्ड और वेल्दिएस्ट पार्ट थे, ठीक है, ये यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते थे और वेल्दिएस्ट पार्ट होते थे ये एम्पायर के, ठीक है ना, पूरा साम्राज्य जो था वहाँ के ये सबसे वेल्दिएस्ट पार्ट होते थे, अकॉर्डिंग टू राइटर लाइक स्ट्रैबो एंड प्लिनी, ठीक है, उनके हिसाब से यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता था, एक तो ये वेल्दिएस्ट होते थे, राइट, और डेंस भी होते थे, डेंसली सेटल्ड होते थे, यानी कि यहाँ पे लोग ज़्यादा सेटल्ड होते थे, राइट। द बेस्ट काइंड ऑफ वाइन केम फ्रॉम कैम्पेनिया, कैम्पेनिया से क्या आता था, वाइन आता था। इतना क्यों होते थे वेल सेटल्ड, क्यों होते थे वेल्दी, क्योंकि जो वाइन आता था ये इटली के कैम्पेनिया से आता था, ठीक है। एंड सिसिली एंड बाइजेकियम एक्सपोर्टेड लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वीट, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना सिसिली, दिस वन सिसिली एंड बाइजेकियम, यहाँ से वीट की लार्ज क्वांटिटी एक्सपोर्ट की जाती थी रोम के लिए, ठीक है, रोम को वीट एक्सपोर्ट करता था ये, राइट। एंड गैलीली आप देख रहे हैं, इट वाज डेंसली कल्टिवेटेड, यहाँ बहुत ज़्यादा खेती होती थी, ठीक है। और यहाँ पे एक हिस्टोरियन जोसेफस, ठीक है, उनका कहना है, उन्होंने लिखा है कि हर इंच जो खेत होते थे ना, ज़मीन के हर इंच पे, ठीक है ना, खेती की जाती थी। एंड स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो थे ये आप देख रहे हो, ये बहुत सारे फंडी एरिया अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर ग्वाडलक्विविर, ठीक है ना, यहाँ से जो साउथ ऑफ स्पेन होता था, ठीक है ना, साउथ ऑफ स्पेन, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि स्पेनिश ऑलिव ऑयल का ट्रेड होता था, क्लियर। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ रोमन टेरिटरी वर इन मच लेस एडवांस स्टेट, ठीक है ना, जो लार्ज एक्सपेंस होता था, लार्ज हिस्सा, ठीक है ना, रोमन टेरिटरी का, ये क्या था, मच लेस एडवांस स्टेट था, यहाँ इतनी ज़्यादा उन्नति नहीं हो रखी थी, राइट। अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांशुमेंस, राइट, तो ट्रांशुमेंस क्या है, ये हर्ड्समैन रेगुलर एनुअल मूवमेंट होती है, राइट, मूवमेंट होती है ये बिटवीन द हायर माउंटेन रीजन एंड लो लाइंग ग्राउंड, ठीक है। जो ये हर्ड्समैन होते हैं, जो चरागाह होते हैं, ठीक है ना, ये मूवमेंट करते हैं अपने पशुओं के साथ बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों से लेकर, ठीक है, मैदानों, जो घास के मैदान होते हैं वहाँ तक ये मूवमेंट करते हैं। क्यों करते हैं, इन सर्च ऑफ पैस्चर, ठीक है ना, अपने जो इनकी शीप हैं या इनके जो बाकी के फ्लॉक्स हैं, ठीक है ना, उनको, ठीक है ना, चारा खिलाने के लिए ये मूवमेंट करते हैं, तो उस मूवमेंट को बोलते हैं ट्रांशुमेंस, क्लियर। सो ट्रांशुमेंस जो था ये भी एक वाइड स्प्रेड था कंट्री साइड ऑफ नुमीडिया में, राइट, कहाँ पे था, गांव विलेज एरिया के नुमीडिया जो आजकल अल्जीरिया में है, राइट, वहाँ पे ये कॉमन होता था। सो
तो दीज पेस्टोरल एंड सेमी नोमेडिक कम्युनिटीज़ जो थे दे वर ऑफन ऑन द मूव, ये मूव करते रहते थे, कैरिंग दियर अवन शेप्ड हर्ट्स होते थे इनके पास, जिनको मेलेपिया कहा जाता था, राइट। सो एज रोमन एस्टेट्स एक्सपैंडेड इन नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, जैसे रोमन एस्टेट जो हैं, ठीक है, रोम के रहने वालों की जागीरदारें जो जागीर होती है ना, तो ये नॉर्थ अफ्रीका की तरफ फैला। द पेस्चर ऑफ दोज कम्युनिटीज़ वर ड्रेस्टिकली रिड्यूस, क्योंकि वो फैला तो अब जो कम्युनिटीज़ के लिए चारा, जहाँ के लिए वो मूव करते थे अपने पशुओं को चारा खिलाने के लिए, तो जो पेस्चर एरिया था ना वो क्या हो गया, ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो गया, ठीक है, कम हो गया। एंड देयर मूवमेंट मोर टाइटली रेगुलेटेड, और उनकी जो मूवमेंट थी वो क्या होगी, रेगुलेट होगी, ठीक है, कंट्रोल हो गई, एक लिमिटेड हो गई, राइट। सो फिर देख रहे हैं हम कि इवन इन स्पेन, राइट, द नॉर्थ वॉज मच लेस डिवेलप्ड। नॉर्थ जो था स्पेन में, ठीक है, नॉर्थ जो था यहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप नहीं था एरिया, एंड इनहेबिटेड लार्जली बाय कैल्टिक स्पीकिंग, ठीक है ना। तो इसके नॉर्थ में कैल्टिक बोलने वाले किसान रहते थे, ठीक है, पेजेंट्री रहती थी, किसान रहते थे कैल्टिक बोलने वाले, जो हिल टॉप्स पे रहते थे, ठीक है, पहाड़ी की चोटियों पर रहते थे, गांव बना के, तो गांव में रहते थे, पहाड़ी की चोटियों के गांव में रहते थे, जिसको क्या बोलते थे, कैस्टेला, क्या बोलते थे, कैस्टेला। तो बेटा आपको जैसे एमसीक्यू है, एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, तो उसमें ये छोटी छोटी जानकारी पूछी जा सकती है, राइट। तो बहुत ध्यान से आप इन चीज़ों को लर्न करिएगा, देखिएगा, राइट। सो वी शुड बी केयरफुल यहाँ पे नॉट टू इमेजिन दैट बिकॉज दिस वॉज द एंशंट वर्ल्ड देयर फॉर्म ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ वर नेसेसरली बैकवर्ड और प्रिमिटिव। तो हमें यहाँ ये चीज़ सावधानी रखनी होगी कि हम ये ना कहें अभी हमने जो पढ़ा है, ठीक है ना, क्योंकि वो एंशियंट वर्ड था, पुराना ज़माना था, तो वहाँ के जो कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ थी तो ये तो बैकवर्ड होगी, पिछड़ी होगी, ठीक है। इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो बैकवर्ड थे, ये भी है कि वो हमसे आगे भी हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑन द कॉन्ट्ररी, ठीक है ना, डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन ऑफ वाटर पावर। यहाँ देखिएगा रोमन एम्पायर जो था वो वाटर पावर का इस्तेमाल करना जानता था, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि रोमन एम्पायर जो था, ठीक है ना, हम बीच में मेडिटेरेनियन सी जो उसका हार्ट था, ठीक है, और आसपास में ये फैला हुआ था रोमन एम्पायर। तो हम यही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए जो हम देख रहे हैं कि जो डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन थी वाटर पावर की अराउंड द मेडिटेरेनियन, एज वेल एज एडवांसेस इन वाटर पावर मिलिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनके मिलिंग टेक्नोलॉजी में पानी जो उसकी शक्ति है ना पानी की, तो उसका इस्तेमाल किया जाता था मिलिंग टेक्नोलॉजी में। द यूज़ ऑफ हाइड्रोलिक माइनिंग, हाइड्रोलिक माइनिंग आपने पहले भी सुना होगा, हाइड्रोलिक, हाइड्रो मतलब आपका वाटर से होता है, ठीक है ना, तो वाटर की जो करंट है, ठीक है ना, उससे क्या होता था, ये माइंस, ठीक है ना, आप देख रहे हो ये टेक्निक यूज़ की जाती थी इन स्पेनिश गोल्ड एंड सिल्वर माइंस में, क्लियर। तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से पानी की तकनीक का कितना ज़्यादा विकास था, ठीक है ना, और बहुत बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियल स्केल था, जहाँ पे ये जो काम करते थे, ठीक है ना, माइंस वर वर्कड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी विद लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है ना, आउटपुट भी देते थे, और ऐसा आउटपुट दोबारा 19th सेंचुरी में कभी नहीं पहुंचा है, ठीक है ना, सम 1700 ईयर्स लेटर, राइट, हमें ऐसा आउटपुट नहीं मिला है, ओके। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल एंड बैंकिंग नेटवर्क एग्जिस्टेड। तो हम यहाँ पे यही चीज़ बात कर रहे हैं कि हम उसको पिछड़ा समझने की भूल ना करें, ठीक है। किस तरह से देख रहे हैं हम वाटर पावर को उन्होंने किया था, ठीक है ना, वाटर पावर से कितना काम करते थे, कितना आगे थे, हाइड्रोलिक माइनिंग हमने देखा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं एग्जिस्टेंस होती थी वेल ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल एंड बैंकिंग नेटवर्क, ठीक है, यहाँ पे होता था, एंड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मनी आर ऑल इंडिकेशन ऑफ हाउ मच वी टेंड टू अंडर एस्टिमेट द
sophistication of Roman economy, right? So this raises the issue of labor and use of slavery. अब बात आती है कि किस तरह से जो आपके लेबर हैं, ठीक है ना, काम कौन करते होंगे और किस तरह से स्लेवरी का इस्तेमाल किया जाता होगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट उठता है। तो अब उसकी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, राइट? सो दिस इज़ कंट्रोलिंग वर्कर्स, राइट? सो कंट्रोलिंग वर्कर्स मतलब किस तरह से वर्कर्स पे कंट्रोल होता था, नियंत्रण होता था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे रोमन एम्पायर में, राइट? सो स्लेवरी वॉज एन इंस्टीट्यूशन, ध्यान रखना, दिस वॉज एन इंस्टीट्यूशनल डीपली रूटेड इन एंशिएंट रोमन वर्ल्ड। ये इसकी जड़ें जो थी बहुत गहरी थी, राइट? तो गुलामी जो थी, इसकी जड़ें बहुत गहरी थी, बोथ इन द मेडिटेरेनियन एंड इन द नियर ईस्ट, राइट? एंड नॉट इवन Christianity, when it emerged and triumphed as the state religion in 4th century, seriously challenged this institution, right? तो हम बात करें क्रिश्चियनिटी जब हुई थी, ठीक है ना, जब क्रिश्चियनिटी ने ट्रायम्फ किया था स्टेट रिलीजन को, तब इन्होंने भी मतलब सीरियसली चैलेंज नहीं किया इस इंस्टीट्यूशन को, राइट? तो इट डज़ नॉट फॉलो दैट द बल्क ऑफ द लेबर, ठीक है ना, तो ये जो था, ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो बल्क ऑफ लेबर थी जो रोमन इकोनॉमी में थी ना, तो वो स्लेव द्वारा की जाती थी। तो इससे तो ये तो पता चलता नहीं है, राइट? सो दैट मे हैव बीन ट्रू ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ इटली इन द रिपब्लिकन पीरियड अंडर ऑगस्टस, ठीक है ना। तो ये देखते हैं हम रिपब्लिकन पीरियड में, ठीक है ना, लार्ज पार्ट ऑफ इटली में हम देखते हैं ऑगस्टस के अंडर 3 मिलियन, ठीक है, 3 मिलियन स्लेव्स होते थे इन अ टोटल इटालियन पॉपुलेशन ऑफ 7.5 मिलियन, राइट? बट इट वॉज नो लॉन्गर ट्रू ऑफ द एम्पायर एज अ होल। ज़रूरी नहीं है कि सारे एम्पायर में ही ऐसा हो, राइट? तो स्लेव्स वर एन इन्वेस्टमेंट, तो स्लेव्स जो थे उनको कैसे लिया जाता था? एज इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट के। तो स्लेव्स को जो था इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में लिया जाता था, पूंजी निवेश बोलते हैं ना जिसको। एंड एटलीस्ट वन रोमन एग्रीकल्चरल राइटर एडवाइज्ड लैंड ऑनर्स, एक रोमन एग्रीकल्चरल थे राइटर, ठीक है, उन्होंने एडवाइस किया लैंड ऑनर अगेंस्ट यूजिंग दैम, क्योंकि इतने सारे स्लेव होते थे, ठीक है, तो उन्होंने उनके बारे में कहा, मतलब जो लैंड ऑनर थे, ज़मींदार थे, उनको गुलामों को यूज़ ना करने की सलाह दी, ठीक है। किस लिए? क्योंकि ऐसा क्या हो सकता है कि जैसे हार्वेस्ट, ठीक है ना, हार्वेस्ट क्या होता है? फसलों की कटाई, ठीक है, और जहाँ हेल्थ जो है उनकी स्लेव्स की हेल्थ को नुकसान पहुँचे, ठीक है, वहाँ पे भी ज़्यादा यूज़ मत करो। और वेयर देयर हेल्थ कुड बी डैमेज्ड, राइट, फॉर एग्जांपल बाय मलेरिया, अगर मलेरिया हो जाएगा तो फिर दिक्कत। सो दीज कंसिडरेशंस वर नॉट बेस्ड ऑन एनी सिंपैथी, तो ये मत सोचिए कि किसी सिंपैथी के बेस पे उन्होंने ये विचार रखे थे, ठीक है, बट ऑन हार्ड इकोनॉमिक कैलकुलेशन, ठीक है, एक इकोनॉमिक कैलकुलेशन बनाते थे वो, ठीक है, हिसाब किताब के कारण उन्होंने ये कहा था कि ज़्यादा स्लेव्स नहीं रखो, राइट? क्या होता था कि इफ़ रोमन अपर क्लास वर ऑफन ब्रूटल टुवर्ड देयर स्लेव्स, अब देखिए, और दूसरी तरफ जो रोमन अपर क्लास होती थी ये स्लेव्स के प्रति ब्रूटल होती थी, ठीक है, निर्दयी होती थी। ऑर्डिनरी पीपल डिड समटाइम शो मच मोर कंपैशन, ठीक है ना, ऑर्डिनरी पीपल जो आम आदमी होते थे ना, वो थोड़ा बहुत क्या कर लेते थे, थोड़ा कंपैशन शो करते थे इनके प्रति, ठीक है ना। बट सी व्हाट वन हिस्टोरियन सेज, एक हिस्टोरियन ने इसी तरह की घटना इन द रेन ऑफ नेरो में लिखी है, ठीक है ना, एक नेरो की घटना लिखी है। इसमें क्या है? ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स, जो स्लेव थे ना, गुलाम, उनके प्रति किस तरह से व्यवहार किया जाता था, राइट? तो यहाँ देखिए, सोन आफ्टरवर्ड द सिटी परफेक्ट, है ना, लूसियस पेडानियस सेकेंडस वॉज मर्डर्ड बाय वन ऑफ ए स्लेव। तो इनको जो है एक स्लेव ने क्या कर दिया? मर्डर कर दिया, राइट? तो मर्डर के बाद क्या हुआ? जो एंशंट कस्टम थे, ठीक है ना, उसमें क्या था? जो स्लेव एक ही छत के नीचे, ठीक है, जो मतलब मर्डर कर दिया उस मालिक का, अब जितने भी उस छत के नीचे सारे स्लेव थे ना, अब उन सबको फांसी दी जाएगी, एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो बट अ क्राउड गैदर्ड,
ठीक है। अब क्या है, जब मर्डर हो गया, अब उनको फांसी दी जानी थी, तो क्राउड गैदर होगी, इकट्ठी होगी, राइट। वो क्या चाहती थी कि जो भी वहाँ इनोसेंट थे, ठीक है ना, इनोसेंट्स को बचाना चाहती, क्योंकि मारा तो भाई किसी एक ने था और सभी को क्यों सज़ा मिले। तो वो क्या करना चाहते थे, इनोसेंट को बचाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया, राइटिंग, ठीक है ना, राइट करना शुरू कर दिए, दंगे फसाद जिसको बोलते हैं, तो वो करना शुरू कर दिया, राइट। सो अब देखिए, जो सेनेट हाउस था, ठीक है, उसको घेर लिया गया। और फिर इनसाइड, तो उसके सेनेट हाउस के अंदर क्या था, इतनी ज़्यादा कठोरता, इतनी ज़्यादा सिवियरिटी जो थी, क्योंकि भाई एक ने कत्ल किया है, उसके पीछे सबको फांसी दी जाएगी, तो लोग जो थे उसका विरोध कर रहे थे अंदर भी, राइट। और जो सेनेटर्स जो थे फेवरिंग एग्जीक्यूशन प्रिवेल्ड। तो सेनेटर्स आप देख रहे हो जो फेवर करते थे वो कि भाई जो एग्जीक्यूशन है उसको ही आगे रखो, ठीक है, क्योंकि सभी दासों को मार दिया जाए, फांसी चढ़ा दिया जाए। लेकिन जो ग्रेट क्राउड थी, ठीक है, वो क्या है, पत्थर लेके, है ना, और इस तरह से जो है उन्होंने जो भी ऑर्डर था उसको रोकने की कोशिश की। तो नेहरू, यहाँ पे नीरो है, नीरो, ठीक है, उसने रेब्यूक किया, उसने एक तरह से इन लोगों को फटकार लगाई, ठीक है ना, एडिक्ट के ज़रिए, एंड लाइंड विद ट्रूप, और उसने क्या है, सेना की टुकड़ी जो है वो खड़ी कर दी पूरे रास्ते में, ठीक है। और जो भी दोषी थे उनको एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया गया, ठीक है। सो दिस वाज रिटन बाय टैसिटस, ठीक है, 15 to 117 का टाइमिंग्स है इनका। ही वॉज द हिस्टोरियन ऑफ द अर्ली एम्पायर, राइट। सो दिस ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव, राइट, किस तरह से स्लेव्स के साथ व्यवहार किया जाता था, राइट। सो एज वॉरफेयर बिकेम लेस वाइड स्प्रेड, ठीक है ना, जैसे युद्ध वगैरह ये कम हो गया विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस, ठीक है ना, पीस जैसे शांति जो थी वो इस्टेब्लिश होगी इन फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है ना। फर्स्ट सेंचुरी में देखा हमने, शांति का समय था, पीस का टाइम था। द सप्लाई ऑफ स्लेव्स टेंडेड टू डिक्लाइन, तो जो सप्लाई थी स्लेव्स की ये क्या होगी, डिक्लाइन हो गई, ठीक है ना। शांति का समय था, अब स्लेव्स की ज़रूरत ज़्यादा नहीं थी, एंड द यूजर्स ऑफ स्लेव्स लेबर दस हैड टू टर्न आइदर टू स्लेव ब्रीडिंग। अब क्या थे, ये जो है स्लेव ब्रीडिंग की तरफ टर्न हुए, ठीक है ना। स्लेव ब्रीडिंग का मतलब क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ एनकरेजिंग फीमेल स्लेव्स, ठीक है ना, फीमेल स्लेव को एनकरेज करना, ठीक है ना, उसकी प्रथा थी, एंड दियर पार्टनर, और उसके पार्टनर को, क्यों, ताकि वो ज़्यादा बच्चे करें, एंड हु वुड ऑफ कोर्स ऑल्सो बी स्लेव, ठीक है ना, तो वो भी, उनके बच्चे जो हैं वो स्लेव ही होंगे। तो ये प्रैक्टिस होती थी स्लेव ब्रीडिंग की, राइट। और चीपर सब्स्टिट्यूट, या फिर सस्ते स्लेव जो थे वो मिल जाएं, सच एज वेज लेबर, ठीक है ना, जैसे वेज लेबर होते थे, विच वॉज मोर इजीली डिस्पेंसेबल, ठीक है ना। अब वो क्या है, आसानी से मिल भी जाते थे और उनको हटाया या रखा आराम से जा सकता था, क्योंकि सस्ते होते थे, राइट। इन फैक्ट, free labor was extensively used on public work, right? तो ये जो होते थे फ्री लेबर एक्सटेंसिवली यूज़ होती थी पब्लिक वर्क के लिए एट रोम, प्रिसाइसली बिकॉज एन एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ स्लेव लेबर वुड हैव बीन टू एक्सपेंसिव, क्योंकि अगर स्लेव लेबर को देखते हैं तो वो क्या हो जाता था, वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता था, बहुत महंगा हो जाता था। अब हायर्ड वर्कर क्या होते थे, जो हायर्ड वर्कर क्या है, काम कराया, पैसे दिए, ठीक है। अब इसके उल्टे होते थे स्लेव, ठीक है ना। अब देखो, स्लेव हैड टू बी फेड एंड मेंटेन्ड थ्रू आउट, ठीक है ना। स्लेव जो थे उनको खाना देना पड़ता था, उनको मेंटेन रखना होता था पूरे साल भर, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, विच इंक्रीज्ड द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। तो इस तरह से उनके रख रखाव का खर्चा काफ़ी ज़्यादा था, दिस काइंड ऑफ लेबर, राइट। दिस इज़ प्रोबेबली why slaves are not widely found in agriculture of later period। इसलिए हम देखते हैं एग्रीकल्चर, बाद के जो एग्रीकल्चर पीरियड थे वहाँ पे स्लेव्स को नहीं रखा गया, एटलीस्ट नॉट इन द ईस्टर्न प्रोविंसेस, राइट, एटलीस्ट ईस्टर्न प्रोविंसेस में उनको नहीं रखा गया, राइट। ऑन द अदर हैंड दे, ठीक है ना, मीन्स स्लेव्स एंड फ्रीडमैन, ठीक है। फ्रीडमैन कौन होते थे,
जो पहले स्लेव थे, ठीक है, और उनको बाद में फ्री कर दिया गया, राइट, दो फ्रीडमैन होते थे, तो दे वर एक्सटेंसिवली, ठीक है ना, यूज्ड एज बिजनेस मैनेजर। ध्यान रखिएगा, उनको जो है उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाने लगा, बिजनेस मैनेजर की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा, जहाँ ऑब्वियसली दे वर नॉट रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर। ऑब्वियसली वहाँ पे उनकी ज़रूरत बहुत कम होती थी, क्योंकि मैनेजर तो भाई एक ही चाहिए था, ठीक है, तो वहाँ पे इनकी लार्ज नंबर की ज़रूरत नहीं होती थी। क्लियर? ओके, सो मास्टर्स जो होते थे, दे ऑफन गेव देयर स्लेव्स और फ्रीडम, कैपिटल टू रन बिजनेसेस ऑन देयर बिहाफ, और इवन बिजनेसेस ऑफ देयर ऑन, ठीक है, पूरा का पूरा बिजनेस जो थे उनको सौंप देते थे, ठीक है। सो इस तरह से हम देख रहे हैं कि द रोमन एग्रीकल्चरल राइटर, ठीक है, एक रोमन एग्रीकल्चरल राइटर्स हैं, ही पेड अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू द मैनेजमेंट ऑफ लेबर, ठीक है, उन्होंने मैनेजमेंट ऑफ लेबर में एक ग्रेट अटेंशन जो है पे किया है। तो कॉलुमेला, राइट, ऑफ फर्स्ट सेंचुरी, कॉलुमेला जो थे फर्स्ट सेंचुरी राइटर हुए हैं, हु केम फ्रॉम साउथ ऑफ स्पेन, ठीक है, वो स्पेन के साउथ से आए, ठीक है, कॉल्यूमेला स्पेन के साउथ वहाँ से आए, हु कॉल्यूमेला, राइट, तो ये आए, एंड ही रिकमेंडेड दैट लैंड ऑनर्स शुड कीप अ रिजर्व स्टॉक ऑफ, कि जो लैंड ऑनर है ना उनको स्टॉक रखना चाहिए, ठीक है, रिजर्व स्टॉक होना चाहिए, किसका, इम्प्लीमेंट्स का, उनके पास स्टॉक होना चाहिए इम्प्लीमेंट्स का, ठीक है, एंड टूल्स का, क्योंकि काम करना है तो उनके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, एंड ट्वाइस एज मैनी एज दे नीडेड, ठीक है, और जो उनके पास दुगना होना चाहिए, ट्वाइस जितना चाहिए उससे डबल होना चाहिए, सो दैट, किस लिए उन्होंने बताया था ये सब, उन्होंने बताया प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो सो दैट प्रोडक्शन जो है इट कुड बी कंटिन्यूअस, ठीक है ना, जो प्रोडक्शन है ये लगातार होती रहे, तो इस तरह से उन्होंने अपना एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है, अपना रिकमेंडेशन रखा, अपनी एक सिफारिश रखी, एंड क्योंकि फॉर द लॉस इन स्लेव लेबर टाइम, ठीक है, क्योंकि जो लेबर टाइम होता है ना, अगर उसमें लॉस हो गया तो इट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ सच आइटम, तो इस तरह की जो ऐसे आइटम है ना उसकी लागत से ज़्यादा बैठ जाएगा ये, ठीक है ना, तो ये भी कॉस्ट कटिंग पे बेस्ड था, राइट, कॉलुमेला का जो भी आइडिया था कॉस्ट कटिंग पे बेस्ड था। सो देयर वॉज अ जनरल प्रिजम्पशन, ठीक है ना, एक जनरल उन्होंने एक अनुमान जो है लगाया कि अमंग एम्प्लॉयर्स, ठीक है ना, जो एम्प्लॉयर्स के बीच में एक अनुमान नॉर्मल जनरल होता था, दैट विदाउट सुपरविजन, ठीक है ना, विदाउट सुपरविजन नो वर्क वुड एवर गेट डन, ठीक है ना, कोई भी काम नहीं किया जा सकता, ऑब्वियसली जब तक हम पे कोई सुपरवाइज नहीं करेगा तो कोई काम ढंग से नहीं होगा, राइट। सो सुपरविजन वॉज पैरामाउंट फॉर बोथ फ्री वर्कर एंड स्लेव, ठीक है, तो मीन्स टू से सुपरविजन जो थी ये इम्पॉर्टेंट थी, किसके लिए, फ्रीड स्लेव के लिए और स्लेव के लिए, तो सुपरविजन जो होती थी ये इम्पॉर्टेंट होती थी, राइट। सो टू मेक बेटर सुपरविजन, ठीक है ना, तो सुपरविजन को इजी बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए, तो कॉलुमेला ने क्या आइडिया दिया, वर्कर्स वर समटाइम ग्रुप्ड इनटू गैंग्स और स्मॉलर टीम, राइट, उन्हें गैंग ऑफ 10, ठीक है ना, गैंग को आप ग्रुप भी समझ लो, ठीक है, उनको ग्रुप ऑफ 10 में वर्कर्स को बांट दिया गया, तो कॉलुमेला रिकमेंडेड स्क्वाड्स ऑफ 10, राइट, तो इसमें क्या है, कॉलुमेला ने बताया, उन्होंने जो रेकमेंड किया दैट इज स्क्वाड्स ऑफ 10, मतलब ग्रुप ऑफ 10, क्लेमिंग इट वॉज ईजियर टू टेल हु वॉज पुटिंग इन एफर्ट, ठीक है, आसानी से हम देख सकते हैं कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कौन काम चोरी कर रहा है, तो ग्रुप ऑफ दिस साइज, इसमें कॉलुमेला ने ग्रुप्स को, जो वहाँ के मजदूर थे, जो लेबर थी, उसको बांट दिया 10-10 के ग्रुप में, राइट। सो दिस शोज अ डिटेल कंसिडरेशन, राइट, तो इस तरह से एक हमें डिटेल कंसिडरेशन दिखता है ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लेबर, ठीक है ना, किस तरह से मैनेजमेंट ऑफ लेबर, ठीक है ना, विचार करती थी
तो इससे हमें पता चलता है, राइट। सो हियर यू कैन सी द पिक्चर, इट्स अ मोज़ैक एट चर्चिल, अल्जीरिया का है ये, ठीक है। अर्ली 3rd century CE विद एग्रीकल्चरल सीन, ये एग्रीकल्चरल सीन है, राइट। इसमें क्या है, ये दोनों ही एग्रीकल्चरल है। सो इसमें क्या कर रहे हैं, प्लॉइंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, हल चला रहे हैं और बीज को बो रहे हैं, राइट। प्लॉइंग एंड सोइंग, राइट। एंड जो नीचे आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज़ वर्किंग इन वाइन यार्ड्स, ठीक है ना। तो यहाँ वाइन यार्ड्स जो हैं, अंगूर के जो खेत होते हैं उसमें देखो किस तरह से काम कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज़ मोज़ैक, राइट। तो अभी हम कोलुमेला के बारे में पढ़ रहे थे, किस तरह से उन्होंने ग्रुप 10 का बताया था, राइट। सो दिस मेथड वाज क्रिटिसाइज्ड बाय प्लिनी एंड एल्डर, राइट। अभी देखिए, प्लिनी द एल्डर, द ऑथर ऑफ अ वेरी फेमस नेचुरल हिस्ट्री। तो ये जो प्लिनी द एल्डर थे, ठीक है ना, ये नेचुरल हिस्ट्री के फेमस ऑथर रहे हैं। ही कंडेम्ड द यूज़ ऑफ स्लेव गैंग, ठीक है ना, क्रिटिसाइज़ किया है जो स्लेव गैंग बना रहे थे ना, एज द वर्स्ट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन। उन्होंने कहा ये सबसे बुरा मेथड है प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए, राइट। मेनली क्यों, बिकॉज स्लेव्स हु वर्कड इन गैंग्स वर यूजुअली चेन्ड टुगेदर बाय देयर फीट, क्योंकि इसमें क्या था, उनके पाँव जो थे वो बेड़ी से बांध दिए जाते थे, क्लियर। सो ऑल this looks draconian. So here a word is draconian. It means harsh, right? So draconian means merciless या hard, right? तो अर्ली 6th century BCE में इसे कहा जाता था ग्रीक लॉ मेकर कॉल्ड ड्रैको, राइट, who prescribed death as the penalty of for most of the crimes. तो इसलिए ड्रैकोनियन ये वर्ड दिया गया है, राइट। सो बट वी शुड रिमेंबर दैट मोस्ट फैक्ट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे इन्फोर्स सिमिलर प्रिंसिपल ऑफ लेबर कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि ये तो था बड़ा हर्ष लगता था, बड़ा क्रूर लगता था, लेकिन ऐसे ही प्रिंसिपल जो हैं लेबर कंट्रोल के लिए, ठीक है, दुनिया भर की फैक्ट्रीज में लागू किए जाते हैं, क्लियर। So here indeed some industrial establishment in the empire enforced even tighter control, ठीक है, और जगह भी इससे भी कड़े नियम लगाए जाते हैं, राइट। तो एल्डर प्लिनी डिस्क्राइब कंडीशंस इन द फ्रैंकिनसेंस, ठीक है। तो एल्डर प्लिनी जो है उन्होंने कंडीशंस बताई फ्रैंकिनसेंस में। तो फ्रैंकिनसेंस क्या है, यूरोपियन नेम है, ठीक है, फॉर एरोमेटिक रेजिन के लिए, जो किसके लिए इस्तेमाल होता है, इंसेंस और परफ्यूम्स, धूप अगरबत्ती सुगंध के लिए, ठीक है ना, परफ्यूम में इस्तेमाल होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, इट इज़ टैप्ड फ्रॉम बॉसवेलिया ट्रीज, ठीक है ना, वहाँ से मिलता है बाय स्लैशिंग द बार्क एंड अलाउइंग द एक्सक्लूडेड रेजिन, ठीक है। क्या करते हैं, जो बार्क होता है ना, बार्क इसकी जो छाल होती है उस पर स्लैश करते हैं, एक तरह से छेद करते हैं, और जो रेजिन जो बहरा होता है जब सूख जाता है, ठीक है, राइट, तो उसको सुखाते हैं, सूखने पे। तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्रैंकिनसेंस केम फ्रॉम द अरेबियन पेनिनसुला, राइट। तो ये बेस्ट क्वालिटी जो है ये कहाँ से मिलती थी, ये आती थी अरेबियन पेनिनसुला से, राइट। सो दिस इज़ द फ्रैंकिनसेंस। सो ओके, तो ये सब कुछ जो था बहुत हार्ड लगता था। तो आपने एल्डर प्लिनी का देखा, इन्होंने फ्रैंकिनसेंस फैक्ट्रीज़ के बारे में अलेक्जेंड्रिया में, ठीक है, वहाँ ये बताते हैं कि नो अमाउंट ऑफ सुपरविजन सीम टू सफाइस, राइट। अ सील इज़, वहाँ पे क्या होता था, एक सील जो थी ये वर्कमैन के एप्रन पे, ठीक है, पुट कर दी जाती थी, एंड दे हैव टू वेयर अ मास्क, उन्हें मास्क पहनना होता था, और अ नेट विद अ क्लोज मैश ऑन देयर हेड, राइट। एंड बिफोर दे आर अलाउड टू लीव द प्रेमिसाइज, है ना, प्रीमाइसिस, तो उसको छोड़ने से पहले दे हैव टू टेक ऑफ ऑल देयर क्लॉथ्स, ठीक है, उनको अपने जो कपड़े थे वो निकालने पड़ते थे। तो एग्रीकल्चरल लेबर मस्ट हैव बीन फटीगिंग एंड डिसलाइक्ड,
और एग्रीकल्चरल लेबरर जो होते थे वो क्या होते थे, शायद वो फटीग हो जाते होंगे, ठीक है ना, थक जाते होंगे और उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती होगी, ठीक है। फॉर अ फेमस एडिक्ट ऑफ द अर्ली 3rd सेंचुरी रिफर्स टू इजिप्शियन पेजेंट, ठीक है ना। अब देखिए इजिप्शियन पेजेंट जो है द डिजर्टिंग देयर विलेजेस, वो अपना गांव जो है वो खाली कर रहे थे, छोड़कर जा रहे थे, इन ऑर्डर नॉट टू एंगेज इन एग्रीकल्चरल वर्क, कि वो एग्रीकल्चर में ना लगना पड़े, ठीक है ना। तो ये भी ऐसा एडिक्ट मिलता है हमें। सो द सेम वॉज प्रोबेबली ट्रू ऑफ मोस्ट फैक्ट्री एंड वर्कशॉप। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, प्रोबेबली बहुत सारी फैक्ट्रीज़ के लिए या वर्कशॉप के लिए शायद सच होती हो, राइट। सो हियर अ लॉ of 398 referred to workers being branded। उसके बाद एक लॉ आया, ठीक है ना। इसमें क्या था, 398 के आसपास एक लॉ आया, तो उसमें क्या था, वर्कर को ब्रांड किया जाने लगा, मतलब उस पर स्कार्स वगैरह बनाए जाने लगे, राइट। सो दे कुड बी रिकॉग्नाइज्ड इफ़ दे व्हेन दे रन अवे, जब वो कभी भागें एंड ट्राई टू हाइड, छुपने की कोशिश करें तो उनको पहचाना जा सके, राइट। So many private employer cast their agreements with employer workers, right, in the form of debt contract, right। तो बहुत सारे प्राइवेट एम्प्लॉयर क्या होते थे, अग्रीमेंट बनाते थे, ठीक है, वर्कर्स के साथ एक करार करते थे, एक समझौता बनाते थे, इन द फॉर्म ऑफ डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना। सो टू बी एबल टू क्लेम दैट देयर एम्प्लॉयज वर इन द डेप्ट टू देम एंड दस एंश्योर टाइटर कंट्रोल ओवर देम, राइट। तो इस तरह से हमने देखा देवर टाइप ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन द प्राइवेट एम्प्लॉयज एंड द वर्कर, राइट। सो एन अर्ली 2nd century writer tells us thousands surrender, right, here you can see। तो टाइटर कंट्रोल कर देते थे, राइट। सो अर्ली 2nd century में राइटर क्या बताते हैं कि 1000 ने सरेंडर किया अपने आप को वर्क इन सर्विट्यूड, स्लेवरी के काम के लिए, ऑल्दो दे आर फ्री, चाहे वो फ्री थे लेकिन उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया, राइट। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लॉट ऑफ द पोअरर फैमिलीज, राइट, वेंट इनटू डेप्ट बॉन्डेज, राइट। तो बहुत सारी पोअर फैमिली होती थी, क्या कहते हो, ऐसा करार कर लिया इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ठीक है ना। अब जीवित रहना है, उन्हें जिंदा रहना है, अब कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो अपने आप को बॉन्ड कर लेते थे, राइट, डेप्ट बॉन्ड कर लेते थे। एंड फ्रॉम वन ऑफ द रिसेंटली डिस्कवर्ड लेटर्स ऑफ ऑगस्टीन, एक बाद में जो है ऑगस्टीन का लेटर मिला है जहाँ हमें पता चलता है कि पेरेंट्स समटाइम्स सोल्ड देयर चिल्ड्रन, जो पेरेंट्स होते थे वो अपने बच्चों को सोल्ड करते थे, सेल कर देते थे, क्यों, इनटू सर्विट्यूड, ऑब्वियसली, ठीक है, बंधुआ मजदूर बनाते थे फॉर द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, ठीक है ना। 25 ईयर्स के लिए अपने बच्चों को बेच देते थे, राइट। सो ऑगस्टीन आस्क्ड अ लॉयर फ्रेंड ऑफ हिज, अपने एक वकील दोस्त से ऑगस्टीन ने पूछा वेदर दिस चिल्ड्रन कुड बी लिबरेटेड, ये बच्चे 25 साल के लिए तो बंधुआ मजदूर बनवा देते थे अपने बच्चों को, लेकिन क्या वो बच्चे आज़ाद हो पाते थे अगर उनके फादर की डेथ हो जाए, राइट। इस तरह से ऑगस्टीन ने लेटर, हम देखते हैं जो ऑगस्टीन का हमें क्योंकि एविडेंसेस होते हैं बेटा, हमें जैसे पता चलता है तो उसके बेसिस पे हम अपने कुछ व्यूज़ रखते हैं, राइट। सो रूरल इंडेटनेस, राइट, वॉज इवन मोर, जो रूरल कर्जा होता था, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड था, राइट, ये भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। टू टेक जस्ट एन एग्जाम्पल, इन द ग्रेट जूइश रिवोल्ट ऑफ 66 CE, ठीक है, जूइश रिवोल्ट हुआ 66 CE में, द रेवोल्यूशनरीज डिस्ट्रॉयड, जो क्रांतिकारी थे उन्होंने डिस्ट्रॉय किया क्या, मनी लेंडर्स के बॉन्ड को, टू विन द पॉपुलर सपोर्ट, ठीक है ना, ताकि उनको सपोर्ट मिले, राइट। सो जूइश रिवोल्ट के बारे में हमने देखा, एंड अगेन वी शुड बी केयरफुल नॉट टू कंक्लूड दैट द बल्क ऑफ द लेबर वाज कोअर्स्ड। हमें ये भी नहीं सोचने में वो करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो लेबर थी, ठीक है, कोअर्स्ड भी इस तरीके से दबाव वगैरह नहीं डाला जा सकता था, ठीक है ना। द लेट 5th century एम्परर, ठीक है, एनास्टेसियस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल्ड किया सिटी ऑफ दारा, दारा शहर को बिल्ट किया, ठीक है,
इन लेस देन 3 वीक्स में बनाया बाय अट्रैक्टिंग लेबर्स को अट्रैक्ट करके फ्रॉम ऑल ओवर द ईस्ट. उनको क्या दिया उन्होंने? लेबर्स को हाई वेजेस दिए और इस तरह से सिटी ऑफ दारा उन्होंने बनाई. राइट. सो फ्रॉम द पेपायरी we can even form some estimate of how widespread wage labor had become in parts of Mediterranean by 6th century, right, especially in the east, right. So here you can see a rebellion in the Judea against Roman domination, which was ruthlessly, brutally suppressed by द रोमन. राइट. ये जो ब्रूटली जो थी ये रोमन ने सप्रेस कर दी थी इन what is called the Jewish war. Right. So children, I hope you must have understood today's topic. Thank you.